पिछले वीडियो में जो 12th के प्रायिकता के टॉपिक के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसमें आपने एक टॉपिक प्रतिबंधी प्रायिकता, इसके बारे में अध्ययन किया था, डिस्कस किया था। अब उसका जो दूसरा टॉपिक था संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय, और थर्ड टॉपिक इसका था बेस थ्योरम, बेस प्रमेय। इन दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है। संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय से पहले हमें मालूम होगा दो घटनाएं मेन रूप में जो थी, एक थी हमारी स्वतंत्र घटनाएं और दूसरी होती थी अपवर्जी या जिसको हम आश्रित घटनाएं भी कहते हैं। तो स्वतंत्र घटनाओं का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक घटनाएं एक साथ घटित होती हैं और उसमें पहली घटना के घटित होने का प्रभाव अगर दूसरी घटना के घटित होने पर नहीं पड़ता है तो वो हमारी स्वतंत्र घटना हो जाती है, और अगर एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी घटना के घटित होने पर पड़ता है तो वो हमारी अपवर्ती घटना हो जाती है। स्वतंत्र घटनाओं के लिए जैसे हमने पढ़ा था, पहले वीडियो में पढ़ाया था हमने प्रतिबंधी प्रायिकता, उसमें था जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F हम निकाल रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F के बराबर होगा अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ F, और प्रोबेबिलिटी ऑफ F यहाँ पे इज नॉट इक्वल। अब इसमें भी आप देखें तो दो घटनाएं हैं E और F। F घटना घटित हो चुकी है और फिर हम E के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं। अब अगर इसमें F घटना जो घटित होती है उसका प्रभाव अगर घटना E के घटित होने पर नहीं पड़ता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र हैं। और स्वतंत्र होने का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम यहां से देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल हमारा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। इसका मतलब क्या होगा कि जो दूसरी घटना है वो घटित होती है तो पहली घटना F को हम यहाँ पे घटना कह रहे हैं कि जैसे मान लो दूसरी घटना है E और पहली घटना है F, तो F के घटित होने के बाद E के घटित होने की प्रायिकता हम निकाल रहे हैं। अब अगर ये स्वतंत्र हैं तो ये घटना एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालेंगे। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F जो हमारा होगा वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा यदि वो घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र हैं, क्योंकि उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ा। इसका सिर्फ मतलब क्या है कि F घटित हो चुकी है E के घटित होने की प्रायिकता। अब अगर F घटित हो चुकी है और उसका प्रभाव पड़ता है तो इसकी वैल्यू हम यहां से निकालते हैं। जब F का प्रभाव E पर नहीं पड़ रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F जो होगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ E के इक्वल हो जाएगी। आप इसकी वैल्यू को यहां रखकर देखिए, यहां हमने रखा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये किसके बराबर बचेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E के बराबर। मतलब घटनाओं के स्वतंत्र होने की कंडीशन में ये होता है। ठीक है, अब ये जो हमारी हमने जो आपको यहां बताया है ये वाली प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन है, ये गुणनफल की प्रमेय है। गुणनफल की प्रमेय क्या होती है कि एक घटना घटित हुई उसकी प्रायिकता, उसके बाद जो दूसरी घटना घटित हुई उसकी प्रायिकता। ठीक, तो संपूर्ण प्रायिकता की जो प्रमेय है वो संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय इसी बात पर आधारित है कि जैसे कोई एक सैंपल स्पेस है
एक हमारे पास कोई प्रयोग हम कर रहे हैं, उसका सैंपल स्पेस है और उसमें कई घटनाएं घटित होती हैं, E1 E2 से लेके मान लिया En तक। इन घटनाओं के घटित होने के बीच में एक घटना A है जिसके घटित होने की हमसे प्रायिकता पूछी जाती है। अब इसमें एक कंडीशन होती है कि ये जो सैंपल स्पेस है घटनाओं का, वो परस्पर अपवर्जी और निशेष होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, जो विभाजन होता है उसका वो क्या होता है, पार्टीशन है ये एक सैंपल स्पेस के। अपवर्जी मतलब जितनी भी घटनाएं हैं उन सब का इंटरसेक्शन एक दूसरे के साथ क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं ए आई इंटरसेक्शन ई जे इक्वल फाई, और जहां आई इज नॉट इक्वल जे, मतलब आई जे का मतलब 1 2 3 4 5 दोनों है और उनका इंटरसेक्शन हम निकालते हैं तो वो हमेशा क्या आएगा, फाई, मतलब घटनाएं कैसी हो गई, अपवर्जी। सेकंड होता है कि जितनी हमारी घटनाएं हैं उन सबका जो यूनियन है वो सैंपल स्पेस के बराबर होना चाहिए। तीसरी कंडीशन इसमें होती है कि जितनी घटनाएं हैं सबकी प्रायिकता 0 और 0 से बड़ी, बड़ी का मतलब पॉजिटिव प्रायिकता। तो हमें मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ई आई होती है, किसी भी प्रोबेबिलिटी कैसी होती है, वो हमारी 1 से हमेशा छोटी होती है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और ये कंडीशन तो रहेगी, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन जब होती हैं तो हम कहते हैं कि ये सैंपल स्पेस का पार्टीशन हुआ और ये परस्पर अपवर्जी और निशेष घटनाओं की कंडीशन होती है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपनी संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय पर। तो उसमें ये कहा जाता है कि कई घटनाएं हैं जो परस्पर अपवर्जी हैं, उनके बीच में किसी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता पूछी जाती है। मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम पूछ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए पहले हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 घटित हुई और E1 के साथ फिर हमने निकाली A अपॉन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस फिर मान लो दूसरी घटना भी है उसमें, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। इस प्रकार इसको हम आगे बढ़ाते जाते हैं। तो ये हमारी जो प्रमेय कहलाती है वो कहलाती है संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय, जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को डिफाइन करते हुए आगे बढ़ती है। इसमें क्या होता है, देखो प्रायिकता प्रमेय में इसमें घटना के घटित होने की प्रायिकता पूछी जाती है जो सभी में कॉमन है। ठीक है, एक ही प्रायिकता पूछी गई है जो E1 E2 En जो भी है उनके घटित होने के बाद भी है। समझना आप बात को, ये संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय है। अब इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल की सहायता से आगे बढ़ते हैं, फिर आप बेस थ्योरम को समझना कि दोनों में कितना माइनर डिफरेंस है। जैसे हमें एक एग्जाम्पल दिया गया कि हमारे पास एक थैला A है और थैला A में 4 लाल और 5 पीली गेंद है। एक थैला B है जिसमें हमारे पास 6 लाल और 7 पीली गेंद है। ठीक, थैला A में 4 लाल 5 पीली गेंदें हैं, थैला B में 6 लाल और 7 पीली गेंदें हैं। हमें एक गेंद थैला A से निकालकर थैला B में डाल दी या स्थानांतरित कर दी। तो थैला B से जो दूसरी गेंद हमने निकाली है स्थानांतरित करने के बाद, उसके पीली गेंद होने की प्रायिकता, पीली गेंद की प्रायिकता। क्वेश्चन समझना क्या है, दो थैले हैं A और B,
पहले थैले में 4 लाल और 5 पीली, मतलब कुल 9 गेंदें हैं। दूसरे थैले में 6 लाल जो बी है उसमें 7 पीली गेंदें, मतलब कुल 13 गेंदें। एक थैले ए से एक गेंद हमने निकाली, उसको स्थानांतरित थैले बी में कर दिया। अब थैले बी से जो गेंद निकाली हमने उसके पीली होने की प्रायिकता समझना। आप क्या है, घटना क्या है, पीली गेंद की। इसमें किसकी प्रायिकता पूछ रहे, पीली गेंद होने की। अब इसमें क्या है कि कंडीशन हमारी दो हो गई थैले ए की। दो कंडीशन कौन सी हो गई, एक हो गई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, क्या हो गई इसमें थैले ए की बात हो रही है कि जो एक गेंद हमने स्थानांतरित की है, जो एक गेंद वो एक गेंद स्थानांतरित है, वो कैसी है, लाल है, लाल है, ठीक है। दूसरी ये परिकल्पना हो सकती है कि जो एक गेंद स्थानांतरित है वो पीली है। मतलब क्या हो गया कि अब आपकी थैले ए में दो परिकल्पनाएं हो गई, दो घटनाएं हो गई। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय में क्या था कि एक सैंपल स्पेस में घटनाएं होंगी और घटनाएं परस्पर कैसी होंगी, अपवर्जीय होंगी, और दोनों को मिला दोगे तो सैंपल स्पेस बन जाएगा। आप देखिए, हम इसमें दो ही घटनाएं हैं, गेंद या तो लाल निकलेगी या पीली निकलेगी। दोनों की प्रायिकताएं अलग अलग होंगी, परस्पर कैसी होंगी, अपवर्जीय होंगी। अब इसमें जो कॉमन घटना है, वो कॉमन घटना हमने मान ली ए है। क्या है वो घटना कि थैला बी से पीली गेंद निकलती है। अब आप समझना इसको क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें निकालना है। किस कंडीशन में निकालना है, ए मतलब ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थैले बी से पीली गेंद निकलने की प्रायिकता। और एक गेंद स्थानांतरित लाल है उसकी प्रायिकता है ये, और ये प्रायिकता पीली गेंद होने की, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब हम निकाल रहे हैं तो ये कब घटित हो रही है, जब पहली से हमने गेंद निकाली और थैले बी में डाली। अब अगर वो गेंद हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हुई, कैसी, लाल गेंद निकाली, फिर हमने निकाली ए अपॉन इवन, इसके घटित होने के बाद हमने ये निकाली, या तो ये कंडीशन होगी, या जो पहली गेंद निकली है थैले ए से वो E2 मतलब पीली है, फिर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 निकाली। दो ही घटना है। ये हमारी संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय है जिसमें हमने घटना के घटित होने की प्रायिकता पूछी है। अब देखना आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या है, थैले फर्स्ट से लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो 4C1 अपॉन 9C1, 4/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है, पीली गेंद होने की, तो 5C1 अपॉन 9C1 मतलब 5/9, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन क्या होगा, ए अपॉन इवन का मतलब होगा इवन घटित हो चुकी है, हम तब ए की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं। इवन मतलब क्या घटित हो चुकी है, हमने लाल गेंद निकाल के इसमें रख दी। जब लाल गेंद इसमें निकाल के रख दी तो ये 6 और 1 कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। टोटल गेंद आपकी कितनी हो जाएंगी, 14 हो जाएंगी। अब हमने उसमें से फिर कौन सी गेंद निकाली, थैले बी से पीली, तो पीली गेंद तो 7 थी, टोटल आपकी 14 हो गई। तो ये हो गया 7/14, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 का मतलब क्या होगा कि हमने गेंद जो पहले थैले से निकाली थी वो कौन सी थी, पीली थी। अब यहां आपकी एक गेंद कौन सी बढ़ गई, पीली, ये 8 हो गई। फिर एक घटना घटित हुई, मतलब फिर हमने क्या निकाली, पीली गेंद दूसरे थैले से, तो कितनी हो गई पीली गेंद, 8। टोटल आपकी वही 8 से 14 हो गई, तो 8C1 अपॉन 40C1, तो 8/14, ठीक। इन दोनों के बाद अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में इनकी वैल्यू रखेंगे। तो E1 मतलब कितना होगा, 4/9 इंटू 7/14 प्लस 5/9 इंटू 8/14, तो ये हो गया आपका 126, 40, 126,
68/126 और ये आप अगर डिवाइड करेंगे 6 8 34/63। ये आपकी प्रायिकता होगी। तो इसमें आप कॉमन ये समझिए कि हमने संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय को पढ़ा। उसमें क्या था कि एक परिकल्पना से उनके बीच घटना जो घटित होती है उसकी प्रायिकता पूछी जाती है, घटना के घटित होने की प्रायिकता पूछी जाती है। तो इसमें क्या था कि घटना क्या थी, थैले बी से पीली गेंद निकली है, तो पीली गेंद होने की प्रायिकता पूछी थी, घटना के घटित होने की प्रायिकता। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा दूसरे तरीके से समझें। उसमें क्या होगा देखना। अब हम समझते हैं बेस थ्योरम में, पहले डिफरेंस समझ लें फिर इसके हम क्वेश्चन लगाएंगे। बेस थ्योरम में क्या होगा उसका फॉर्मूला हम बताएंगे आपको बाद में। हम ये कहेंगे कि थैले फर्स्ट से एक गेंद निकाली गई उसकी प्रायिकता, थैले बी से गेंद निकाली गई उसकी प्रायिकता। फिर घटना क्या है, दोनों में कह देंगे कि एक गेंद हमने जो निकाली है वो पीली है लेकिन वो थैले बी से निकाली गई है, इस बात की प्रायिकता। दोनों में घटना क्या है, कॉमन है। एक थैले ए में 4 लाल 5 पीली है, थैले बी में 6 लाल 7 पीली है। एक गेंद पीली निकाली जाती है, उस गेंद के थैले बी से होने की प्रायिकता क्या होगा, घटना घटित हो चुकी, दोनों में प्रायिकता पूछ रहे हैं कि वो थैले बी से निकाली गई है। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय में क्या था, थैले बी से निकाली गई है तो गेंद के पीली होने की प्रायिकता, घटना के घटित होने की प्रायिकता, इसमें परिकल्पना की प्रायिकता होती है। दोनों में माइनर डिफरेंस है। क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो लास्ट जो उसकी लाइन होती है उसको हम समझेंगे कि दोनों जितनी परिकल्पनाएं हैं, जितनी हाइपोथेसिस है, उनमें सब में घटना उभयनिष्ठ होती है। क्या घटना थी इसमें, पीली गेंद निकालने की। और जो हाइपोथेसिस होती हैं वो एक दूसरे की क्या कंडीशन बनाती हैं, पार्टीशंस होते हैं, मतलब वो परस्पर अपवर्जी होती हैं और उनको मिलाने से हमारा पूरा सैंपल स्पेस बनता है। उन्हीं में से किसी एक हाइपोथेसिस की होने की प्रायिकता पूछी जाती है। ठीक है, तो आप संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय को आप जनरली समझिए, उसमें घटना के घटित होने की प्रायिकता पूछी जाती है। उसके बाद बेस थ्योरम में क्या होता है, बेस थ्योरम में घटना घटित हो चुकी होती है, जो सब में कॉमन होती है, वो किस परिकल्पना से घटित हुई है, इस बात की प्रायिकता पूछी जाती है। तो आप संपूर्ण प्रायिकता के प्रमेय क्वेश्चन लगाइए। अगले वीडियो में हम बेस थ्योरम के फॉर्मूला को बताते हुए उसके क्वेश्चन को बताएंगे और उसके बाद उनमें जो भी डिफरेंस होगा आपको, जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को समझाने की का प्रयास करेंगे। आप क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि प्रायिकता में जब तक आप उसके कॉन्सेप्ट को, उसके लैंग्वेज को कायदे से नहीं पढ़ेंगे, स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आप उसमें कंफ्यूज होते रहेंगे। तो उसका एक्सप्लेनेशन पहले आप समझिए, उसके बाद उसमें लगाइए। धन्यवाद।